Hello and welcome to my programming channel, Programming for Anyone and Everyone। हम प्रोग्रामिंग सीखते जा रहे हैं। अब हम पहुंचे अपनी 23rd मॉड्यूल पे जिसका नाम है सीक्वल डेटा इन पाइथन। डेटाबेस को पाइथन में कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज इसके लिए जरूरी है डेटाबेसेस की, सीक्वल की। हालांकि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और अब आप नोटिस करेंगे कि मेरे नाम के साथ PMP जुड़ा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना PMP एग्जाम पास किया, इसीलिए अब मेरा नाम हरदीप सिंह PMP हो गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अमेरिका का एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड बॉडी है जो ये एग्जाम कंडक्ट करती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर का, जो मैंने रिसेंटली पास किया। तो एज और लर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी एज में आप लर्निंग कर सकते हैं, बल्कि हर एज में आपको लर्निंग और ग्रोथ करनी चाहिए। बेस्ट होता है अपने लिए 6 मंथ्स के गोल बनाइए। इस पर्टिकुलर 6 मंथ्स पीरियड में मुझे ये सीखना है और ऐसे ग्रो करना। लाइफ में हमेशा 6 मंथ्स या एनुअल गोल्स बहुत जरूरी हैं जो तुम्हें आगे ले जा सके, वरना इंसान स्टैग्नेट हो जाता है। और अब मैं मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ, सोन ही मैं मशीन लर्निंग की भी सर्टिफिकेशन क्रॉस करूंगा। तो अभी हम चलते हैं इसी टॉपिक पे, सीक्वल पे, समझते हैं क्या है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी में डेटाबेस आती है। डेटाबेस सिंपल है, एक मॉडर्न तरीका है डेटा को स्टोर करने। तो डेटाबेस होती है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके, अपडेट किया जा सके। अब डेटाबेस होती क्या है? कॉर्ड के प्रिंसिपल्स हैं, एसिड ट्रांजैक्शंस है, बहुत कुछ है इस स्टोरी में। वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं या हम फ्यूचर वीडियोस में अपने कवर करेंगे ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी सिंपल जान लीजिए कि डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस चाहिए। अब डेटा और इंफॉर्मेशन में भी थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है जो आपको पता होगा। जिस डेटा से हम कुछ आउटपुट निकाल सके, कुछ इन्फ्रेंस, कुछ रीडिंग निकाल सके, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिससे कुछ रिजल्ट निकाले जा सके, कुछ हम एक्शंस और डिसीजंस ले सकेंगे क्या करना है, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइज हो जाता है तो इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइज नहीं होता, कुछ उसमें से इन्फ्रेंस नहीं निकलता, तो उसको कहते हैं डेटा, वो रॉ डेटा। डेटाबेसेस बहुत टाइप की होती हैं। नेटवर्क डेटाबेसेस होती हैं, हायरार्किकल डेटाबेसेस होती है, सीक्वल डेटाबेसेस होती हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं, नो सीक्वल भी आजकल चल पड़ा है। तो डेटाबेसेस कई टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। जैसे कि जो डेटाबेसेस एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स के बेसिस पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम और आगे कवर करेंगे कि डेटाबेस टाइप्स कौन सी होती हैं, पर शॉर्ट में मैंने आपको बता दी। हम इन डेटाबेसेस में से एक्सेस करने के भी, डेटा को एक्सेस करने के भी मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे डेटाबेसेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, वैसे ही उस डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना, एक्सेस करना, अपडेट करना, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। रिलेशनल अलजेब्रा होता है, रिलेशनल कैलकुलस होता है, ट्यूपल कैलकुलस होता है। लेकिन आज हम जिस मेथड के बारे में पढ़ेंगे उसको सीक्वल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बाकी के जो अलजेब्रास और कैलकुलस हैं वो एडवांस टॉपिक्स हैं, और आगे हम कॉलेज लेवल का जब सब्जेक्ट सिलेबस बनाएंगे तो उसमें ज़रूर पढ़ाएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को शॉर्ट में सीक्वल बोलते हैं, लिखते SQL है, बोलते सीक्वल है। ये भी एक अच्छा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। और सीक्वल एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है। 3rd जनरेशन लैंग्वेज उसको बोलते हैं जैसे C हो गई, जावा हो गई, जिनमें बताना पड़ता है कि तुम्हें कंप्यूटर को एग्जैक्टली क्या करना है। 4th जनरेशन लैंग्वेज वो होती है जिसमें ये ना बताना पड़े क्या करना है, सिर्फ ये बताना पड़े कैसे रिजल्ट देंगे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और कंप्यूटर अपने आप उन रिजल्ट्स को अचीव करने का ऑप्टिमल तरीका ढूंढे, उसको कहते हैं 4th जनरेशन लैंग्वेज।
तो सीक्वल भी ऐसी एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है, ऑल्दो ये जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं है, ये सिर्फ डेटा को एक्सेस करने की लैंग्वेज। तो ये क्रिएट टेबल कमांड, पहले आपको एक डेटाबेस फ्रेश क्रिएट करनी पड़ेगी। हम यहाँ माई सीक्वल यूज कर रहे हैं, तो माई सीक्वल का सिंटैक्स दिया हुआ है। आप ऐसे ही क्रिएट टेबल स्टेटमेंट से एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लीजिए अपनी सीक्वल डेटाबेस में। ये फर्स्ट स्टेप है। ये हमने इंसर्ट स्टेटमेंट्स दी हैं जो आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी शुरू में क्रिएट टेबल के बाद, ताकि डेटा उसमें सेटअप हो जाए, इंसर्ट हो जाए, टेबल तैयार हो जाए हमारे कोड के लिए। आगे हम आपको कोड दिखाएंगे कि कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट करके अब डेटा दिखाया, टेबल तैयार है ऐसा उसमें डेटा। इसको विजुअलाइज और पिक्चर कर लीजिए। एम्प्लॉय टेबल है जिसमें नेम है, डिपार्टमेंट है, पोजीशन है, सैलरी है और हायरिंग डेट। एक्चुअली इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आप किसी HR सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसका एम्प्लॉय टेबल इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा सिंपल रखा। तो जावा जैसी लैंग्वेज में किसी भी डेटाबेस को अगर कनेक्ट करना हो, उसका एक यूनिफाइड तरीका होता है, एक कॉमन अप्रोच होती है। डेटाबेस कोई भी हो, फंक्शंस सेम होते हैं, क्योंकि JDBC जो है वो सारे डेटाबेसेस को एक कंसिस्टेंट वे में कनेक्ट कर सकता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिनको अलग अलग डेटाबेसेस के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि SQLite के लिए SQLite 3 मॉड्यूल है जो पाइथन में बिल्ट इन है। PostgreSQL के लिए कौन सा लाइब्रेरी है वो दिया हुआ है, फिर MySQL के लिए दी हुई है। SQL सर्वर के लिए PyODBC या PyMySQL SQL यूज़ होती है। Oracle के लिए Oracle की लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जावा में, अगर आपने हमारा डिज़ाइन पैटर्न्स वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट देख के आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर हमें जावा के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करना हो तो हम फसाड पैटर्न यूज़ कर, लेकिन पाइथन में फसाड पैटर्न यूज़ नहीं होता। पाइथन में अलग अलग लाइब्रेरीज हैं और आजकल तो MongoDB और NoSQL डेटाबेसेस भी बहुत चल पड़ी हैं, तो उसके लिए भी PyMongo करके लाइब्रेरी है जो आप यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए PostgreSQL एक बहुत अच्छी डेटाबेस है, काफ़ी पावरफुल है। उसमें डॉक्यूमेंट डेटाबेस के भी फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे MongoDB वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं और नॉर्मल SQL वाले फीचर्स भी अवेलेबल हैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग ओवर जीलस हो गए हैं MongoDB को लेकर, सब चीज़ के लिए MongoDB यूज़ कर लेते हैं। पर ये मेरे हिसाब से कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। जहाँ पर स्ट्रक्चर्ड डेटा है वहाँ पर SQL ज़्यादा बेटर रहती है, और जहाँ हमें नहीं पता कि डेटा का फॉर्मेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यूज़ होगा, जहाँ अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर MongoDB ज़्यादा अच्छा काम करती है। पर PostgreSQL में दोनों ही फीचर्स हैं, तो आप मेरे हिसाब से PostgreSQL को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि MySQL ज़्यादा पॉपुलर है तो आज के वीडियो में हम MySQL की लाइब्रेरी को यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने कोडिंग स्टार्ट कर दी है। ये कोड है। इस कोड का पर्पस ये है कि हमें सारे एम्प्लॉयज़ को 10% इंक्रीमेंट देनी है। तो आज हम अच्छे मूड में हैं, हम सब एम्प्लॉयज़ को 10% इंक्रीमेंट दे रहे हैं और उसके बाद हम उनकी सैलरी प्रिंट करेंगे, ताकि आप दोनों टाइप के एक्सेस तो समझ सकें कैसे करते हैं। एक अपडेट होता है, एक सिलेक्ट होता है, तो दोनों हमने आपको दिखा दिए इस कोड में। तो अगर ये कोड आप समझ जाते हैं तो किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने होस्ट का डिटेल देते हैं कि होस्ट कौन सा है, आपका सर्वर का IP एड्रेस या नेम, डोमेन नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, डेटाबेस का क्या नाम है, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं और आप कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करके कनेक्ट हो जाते हैं डेटाबेस से। फिर आप एक कर्सर ओपन करते हैं। कर्सर एक तरीका है करंट रो को डिनोट करने का। फिर आप अपनी एग्जीक्यूट चलाते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा को डेटाबेस में कमिट करते हैं। जब तक कमिट नहीं किया तब तक डेटा आपका टेम्परेरी रहता है, परमानेंट स्टोरेज में मूव नहीं होता। कमिट करने के बाद डेटा परमानेंट स्टोरेज में मूव हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि आप ऑटो कमिट ऑन कर दो तो डेटा अपने आप कमिट होता रहता है।
यहाँ पर अब हम सिलेक्ट क्वेरी चला रहे हैं, हमने अपडेट ऑलरेडी कर दिया है। अब हम सिलेक्ट चला रहे हैं, सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये इसको बोलते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। पहले हमने आपको अपडेट स्टेटमेंट सिखाई है। इन सारे स्टेटमेंट्स को डिटेल में हम आपको जो सीक्वल पे जो वीडियो बनाएंगे उसमें समझाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि पाइथन में सीक्वल डेटाबेस से कनेक्ट कैसे करें। तो ऐसे करना है कनेक्ट, फिर हमने फेच कर लिया रोज को और हमने प्रिंट कर दिया। ये जो अगर आप ये चैनल रेगुलरली देखते आए हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट में जो एफ लिखा हुआ है सबसे पहले, आप उसको ज़रूर समझ जाएंगे उसका क्या मीनिंग है। लेकिन जो हमने कॉलन लगा के लेस देन 20 दिया है, उसका अभी तक हमने आपको नहीं बताया कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम बता रहे हैं कि ये जो नेम फील्ड है, इसके लिए 20 की विड्थ हमने एलोकेट कर दिया कि नेम को 20 विड्थ में लेफ्ट अलाइन करके प्रिंट करना है। लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन और ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट अलाइन। और नेम को हमने लेफ्ट अलाइन किया है, सैलरी को राइट अलाइन किया है। नेम इंटीजर है, सैलरी जो है उसके लिए 10.2 की हमने विड्थ रखी है, 10 कैरेक्टर डेसिमल से पहले और 2 कैरेक्टर डेसिमल से बाद। और फाइनली हमने कर्सर को क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया। सिंपल सा कोड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। और ये हमारी आउटपुट आ गई। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पाइथन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिकर्शन है जिसमें हमने रिकर्शन को बहुत ही सिंपल करके समझाया है, सारी कॉम्प्लिकेशन उसमें से निकाल दी है। एकदम सिंपल, आप ज़रूर बहुत इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद एरेज पे है, कॉन्करेंसी पे एक वीडियो बना रहे हैं हम कि कोड में कॉन्करेंसी को कैसे हैंडल करें। बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं उनको भी कई बार मालूम नहीं होता, तो वो भी आप ज़रूर दें। टेक केयर।